स्टूडेंट्स, कल हमने मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के तहत उसकी वीबीटी की लिमिटेशंस और सीएफटी की बेसिक एजम्पशंस के बारे में अध्ययन किया था। उसी के कंटिन्यूएशन में हम आज स्प्लिट शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर डिफरेंट शेप्स डी ऑर्बिटल्स की ड्रॉ कर रखी हैं। 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं: डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। इनकी शेप्स हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल जो है उसमें जो लॉब्स हैं डी ऑर्बिटल्स की वो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर स्थित होती हैं। इसी तरह से डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल है वो हम जानते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स का होता है। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के परिणाम स्वरूप जो ऑर्बिटल बनता है उसको हम डी जेड स्क्वायर के नाम से जानते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व मैक्सिमम जेड एक्सिस पे होता है और हम इसको जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है जेड एक्सिस पे ही दोनों लॉब्स हैं और उसके चारों तरफ एक रिंग बनी हुई है जो एक्स और वाई ऑर्बिटल्स पे इलेक्ट्रॉन घनत्व को शो करती है। इसी तरह से बाकी जो तीन ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनमें क्या होता है कि और डी ऑर्बिटल्स की जो लॉब्स हैं या हम कह सकते हैं कि जो पालियां हैं वे एक्सिस के मध्य स्थित होती हैं। जैसे कि डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, इसमें जो डी ऑर्बिटल की लॉब है वो एक्स और वाई एक्सिस के बिटवीन द एक्सिस वहाँ पे सिचुएटेड हैं। इसी तरह से डी वाई जेड ऑर्बिटल जो है उसमें जो डी लॉब की पालियां हैं वो वाई और जेड एक्सिस के मध्य स्थित होती हैं। सेम डी एक्स जेड ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल की लॉब्स जो हैं वो डी जेड और एक्स एक्सिस के मध्य स्थित होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो दो कक्षक हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इन ऑर्बिटल्स में डी ऑर्बिटल्स की लॉब ऑन द एक्सिस सिचुएटेड होती है और रिमेनिंग 3 डी ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनमें जो डी ऑर्बिटल्स की लॉब है वो बिटवीन द एक्सिस सिचुएटेड हैं। तो इस तरह से डी ऑर्बिटल्स की शेप और ओरिएंटेशन को समझने के बाद में हम यदि सीएफटी पे वापस जाते हैं तो उसी के एजम्पशन के कंटिन्यूएशन में हमने पढ़ा था कि डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट होते हैं। जब लिगेंड का कांटेक्ट में आते हैं तो डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग होती है। कल प्रीवियस क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट होकर के कुछ डी ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, कुछ डी ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी लेवल पे जाते हैं। अब कौन से डी ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे और कौन से डी ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल पे जाएंगे ये डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी है। तो जब हम इंडिविजुअल ज्योमेट्री का अध्ययन करेंगे तब हम वापस इस चीज़ को देखेंगे कि कौन से डी ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे और कौन से डी ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल पे जाएंगे। इसके बाद में आता है एक टर्म और यहाँ पे हम यूज करते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हमने बताया कि जब डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है तो कुछ डी ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं और कुछ हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। फिर इनमें इलेक्ट्रॉन का वापस से अरेंजमेंट होता है और हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पुनर्वितरित हो जाते हैं। इस प्रक्रम में चूँकि काफ़ी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर या लोअर एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे। तो टोटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो उसको स्टेबलाइज कर रही है क्रिस्टल को। तो ये जो रिलीज हुई हुई एनर्जी की मात्रा है इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये आपके दो बेसिक टर्म है CFSE, इसको आप अच्छे से समझ लेना कि जब एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल तो उस एनर्जी को हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अभी हमने CFT में यदि हम रिवाइज करें
तो CFT के बेसिक पॉइंट्स क्या हैं? CFT में बनने वाला मेटल लिगेंड के मध्य बॉन्ड 100% आयनिक बॉन्ड होता है। मेटल यहाँ पे पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करता है। लिगेंड्स निगेटिव आयन के रूप में, जिसे हम पॉइंट चार्ज, या न्यूट्रल एटम जिसे हम पॉइंट डाइपोल कहते हैं, के रूप में बिहेव करते हैं। तो मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से यहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और ड्यूरिंग द CFT d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है और स्प्लिटिंग के परिणाम स्वरूप क्रिस्टल बनते समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यदि हम यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को कंपेयर करना चाहें तो हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे VBT में जो लिगेंड और धातु के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड या हम कह सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड होता है प्योरली, जबकि CFT में यह बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है। VBT के अनुसार हमने देखा सारे d ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी लेवल पे होते हैं, जबकि CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में d ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हो जाती है और उनकी एनर्जी लेवल चेंज हो जाती है। EG जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी लेवल अलग होती है, T2G जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी लेवल अलग होती है। VBT के अनुसार हम बंध सामर्थ्य के आधार पर संकुल के स्थायित्व का निर्धारण होता है, जबकि CFT में संकुल का स्थायित्व या स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होता है वो CFSE के मान से डिसाइड होता है कि उसमें कितनी मात्रा में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी रिलीज हो रही है, उसके आधार पे हम उसकी स्टेबलाइजेशन को डिसाइड करते हैं। VBT में सभी लिगेंड समान होते हैं, जबकि CFT में लिगेंड्स के नेचर पे भी डिपेंड करती है बॉन्डिंग, और लिगेंड्स का नेचर अलग अलग होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, कुछ लिगेंड्स वीक फील्ड होते हैं, कुछ लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। VBT में हम कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक बिहेवियर को नहीं समझा सकते थे, जबकि CFT में लिगेंड की प्रबलता के आधार पर संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की सही संख्या ज्ञात कर सकते हैं और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से VBT के आधार पर हम कॉम्प्लेक्सेज में कलर और स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सकते थे, जबकि CFT में चूँकि DD स्प्लिटिंग हो जाती है तो DD ट्रांजिशन के आधार पे हम उसके कलर और स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये कुछ कंपेरिजन हमने किया था कि VBT और CFT में क्या डिफरेंस है। अब हम नेक्स्ट लिगेंड्स के बारे में यदि हम यहाँ पर देखना चाहें तो लिगेंड्स जैसा कि अभी हमने बताया कि CFT में बॉन्डिंग लिगेंड के नेचर पे भी डिपेंड करती है। लिगेंड्स को हमने यहाँ पे दो क्लासों में डिवाइड किया है, WFL या वीक फील्ड लिगेंड, या सेकंड है SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वे लिगेंड जिनके द्वारा क्रिस्टल क्षेत्र जिसे हम 10dq या डेल्टा के द्वारा डिनोट करते हैं का मान कम होता है उसे हम वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। अर्थात जिन लिगेंड्स के द्वारा उत्पन्न क्रिस्टल क्षेत्र का मान कम होता है उसे हम वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं, और जिन लिगेंड्स के द्वारा क्रिस्टल फील्ड का मान ज़्यादा होता है उसे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। क्रिस्टल फील्ड या क्रिस्टल क्षेत्र क्या होता है? जब d ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग होती है तो लोअर एनर्जी लेवल के d ऑर्बिटल्स और हायर एनर्जी लेवल के d ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको हम क्रिस्टल क्षेत्र या क्रिस्टल फील्ड के नाम से जानते हैं। इसे डेल्टा या 10dq के द्वारा डिनोट करते हैं। अब लिगेंड्स को हम एक सीरीज में अरेंज करते हैं उनके क्रिस्टल फील्ड की स्ट्रेंथ के आधार पर, तो इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन देयर डिक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड वैल्यू। लिगेंड्स को हम उनकी घटती हुई क्रिस्टल क्षेत्र वैल्यू के आधार पर जब अरेंज करते हैं तो उसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक सीरीज़ लिखी है जिसमें सबसे पहले कार्बोनिल लिगेंड, देन साइनाइड, नाइट्राइड, डाइपिरिडिल, सल्फाइड, पिरिडीन, अमोनिया,
आइसोथायोसाइनेट, वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्सिल आयन, फ्लोराइड, क्लोराइड, थायोसाइनेटो, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इस ऑर्डर में हमने लिगेंड्स को अरेंज किया है। इस सीरीज में जो प्रथम आता है वो कार्बोनिल, इसको हम कहते हैं कि मैक्सिमम इसका क्रिस्टल फील्ड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, इसको हम सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के रूप में जानते हैं। और जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती है, लास्ट में जैसे हम ब्रोमाइड आयोडाइड पे जाते हैं, इनको हम वीक फील्ड लिगेंड के नाम से जानते हैं। इसमें मोस्टली वही लिगेंड्स लिए गए हैं जो हमारे अधिकतर एग्जाम्पल्स में यूज होते हैं। लिगेंड्स की संख्या इनसे ज़्यादा भी होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि हम देखें तो मेनली अमोनिया तक के जो लिगेंड्स हैं इनको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के रूप में यूज कर सकते हैं, और इसके बाद के जो लिगेंड्स हैं इनको हम वीक फील्ड लिगेंड्स के अंतर्गत मानते हैं। तो ये एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप करेंगे डी ऑर्बिटल्स के बीच में, तो हमें लिगेंड का नेचर पता होना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। उसी के आधार पे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है। तो ये हमने बेसिक CFT के बारे में पढ़ा। अब जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है वो अलग अलग ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग तरह से होती है। सबसे पहले आज हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरह से होती है और वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट कैसे होता है, ये सब के बारे में स्टडी करेंगे। स्प्लिटिंग देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड्स का अरेंजमेंट किस तरह से होता है। तो आप इस डायग्राम में जो हमने अष्टफलकीय ज्यामिति का डायग्राम बना रखा है, इसके अंतर्गत देख सकते हैं यहाँ पर जो सेंटर में एक होलो सर्किल हमने बनाया है जिसके नीचे M लिखा हुआ है, ये मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जिनको हमने L के द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ है, और 6 लिगेंड्स यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में हैं, और उन लिगेंड्स को मेटल के साथ जोड़ करके जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इसमें लिगेंड्स जो हैं एक्सिस ऑन द एक्सिस मेटल की तरफ आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि लिगेंड्स की जो पोजीशन है, एक्स एक्सिस पे 2 लिगेंड है, वाई एक्सिस पे 2 लिगेंड है और जेड एक्सिस पे 2 लिगेंड है, और ये 6 लिगेंड्स एक्सिस के ऊपर से मेटल की तरफ आ रहे हैं। तो जब लिगेंड्स किस डायरेक्शन से आते हैं और मेटल को कैसे प्रभावित करते हैं, उसके आधार पे डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग के तहत हमने देखा कि यहाँ पे नीचे हमने एक डायग्राम बनाया है। इसमें पहले A, B, C 3 पोजीशंस हैं। A पर 5 डी ऑर्बिटल डी जनरेट हैं। डी जनरेट मतलब सेम एनर्जी लेवल के हैं, और ये लोअर एनर्जी लेवल पे हैं। कल हमने पढ़ा था कि जब मेटल और लिगेंड अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो उनका एनर्जी लेवल हाई होता है। लेकिन जब लिगेंड मेटल की तरफ आने लगते हैं तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है, अपोजिट चार्ज की वजह से उनका एनर्जी लेवल कम हो जाता है। तो ये जब लिगेंड मेटल की तरफ आना स्टार्ट हो गए हैं, उस पोजीशन में ए पॉइंट जो है वहाँ पर मेटल लिगेंड के कांटेक्ट में आना स्टार्ट हो गए हैं, उनका एनर्जी लेवल कम हो गया है, लेकिन 5 डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल के हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जब लिगेंड्स और ज़्यादा पास आते हैं, मेटल के और ज़्यादा पास आते हैं, लेकिन कोई ज्योमेट्री नहीं है, अभी वो उसके चारों तरफ गोलाकार या हम कह सकते हैं सर्किल शेप में अरेंज्ड है। तो जब लिगेंड मेटल के ज़्यादा नज़दीक आते हैं तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के डी इलेक्ट्रॉन के मध्य रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। अट्रैक्शन को ओवरकम करते हुए उसमें इलेक्ट्रॉन्स के मध्य रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। उस रिपल्सन की वजह से इन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो बी पोजीशन वह है जब हम मानते हैं कि काल्पनिक गोलाकार क्रिस्टल क्षेत्र में डी ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन उनमें मेटल के डी इलेक्ट्रॉन और
लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन की वजह से थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ चुका है। अब जब लिगेंड्स और नज़दीक आकर के एक निश्चित ज्योमेट्री में अरेंज होने लगते हैं तो उसकी डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि जब लिगेंड्स के ऑक्टाहेड्रल शेप में मेटल की तरफ आ रहे हैं तो डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होती है कि दो डी ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। तीन डी ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं। तो जो सी पॉइंट यहाँ पे है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में लिगेंडों द्वारा डी कक्षकों का दो समूह में विभाजन। अब ये जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स है इसमें हम देख सकते हैं कि दो लेवल्स में ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो गई है। अब यहाँ पर कुछ नई टर्म्स आपके सामने आई हैं तो उनका यदि हम अध्ययन करें, हमने कहा Eg ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल। तो Eg ऑर्बिटल्स का मीन्स होता है डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल जो कि हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। T2G ऑर्बिटल्स मीन्स ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल जो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। यहाँ पर E रिप्रेजेंट कर रहा है डबल ई, T मीन्स ट्रिपल ई और G मीन्स जीरेट। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, इसलिए हम इसके लिए G यहाँ पर यूज करते हैं। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती तो वहाँ पे सिंबल हम केवल E और T2 ही यूज करेंगे, वहाँ पे G का यूज नहीं करेंगे। इस पॉइंट को स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि जब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे E एंड T2 केवल यही सिंबल देंगे क्योंकि वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती। जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है वहाँ पे हम Eg और T2G में उनका स्प्लिटिंग करेंगे। अब यदि हम प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं तो हमने देखा कि ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स दो में हो गई लोअर एनर्जी लेवल पे T2G ऑर्बिटल्स। अब हम तीनों डी ऑर्बिटल को T2G के नाम से बताएंगे और जो दो डी ऑर्बिटल्स हैं सेम एनर्जी लेवल के उनको हम Eg के द्वारा बताएंगे। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म हो गया तो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग T2G और Eg में हो गई। T2G ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी लेवल पे आ गए, Eg ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी लेवल पे आ गए। T2G और Eg के मध्य जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम डेल्टा के द्वारा डिनोट करते हैं। डेल्टा यहाँ पे क्या है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। इसे हम डेल्टा या 10 dQ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा के साथ में हमने लिखा है डेल्टा O यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को। यदि हम डेल्टा T लिखते हैं तो वो होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए क्रिस्टल फील्ड एनर्जी और डेल्टा O मीन्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। तो दोनों T2G और Eg के बीच में टोटल एनर्जी डिफरेंस को हम डेल्टा O और 10 dQ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो लोअर एनर्जी लेवल पे आ गए वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे और जो हाई एनर्जी लेवल पे चले गए वो एनर्जी उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है तो उसको हम पॉजिटिव साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। वापस हम हमारी स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने बताया डेल्टा सिंबल फॉर एनर्जी, O फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। Eg जो ऑर्बिटल्स हैं जो हायर एनर्जी लेवल पे चले गए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, उसके लिए हम जब एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं तो पर इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखते हैं पॉजिटिव 0.6 डेल्टा O या प्लस 3/5 डेल्टा O या प्लस 6 dQ। क्योंकि dQ की वैल्यू 10 dQ है तो हम यहाँ पे एक ऑर्बिटल के लिए 6 dQ ले रहे हैं। 3/5 × 10 dQ तो वो उसकी वैल्यू हो गई 6 dQ। और यदि T2G में हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जब T2G में इलेक्ट्रॉन जाता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वैल्यू होती है -0.4 डेल्टा O या
-2/5 डेल्टा ओ या -4 dq। अभी हम आगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का जब स्टडी करेंगे तब हमें ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए कि T2G में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं उनकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, EG की एनर्जी कैसे निकालेंगे, फिर उनको कैलकुलेट एडिशन करके और टोटल उसकी CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक और टर्म आती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो स्प्लिटिंग के परिणाम स्वरूप डी ऑर्बिटल दो एनर्जी लेवल पे स्प्लिट हो जाता है, T2G और EG इन दोनों ऑर्बिटल्स के मध्य का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। तो दो टर्म्स हैं, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होएं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। दोनों का सिंबल सेम है CFSE। लेकिन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है, जब स्प्लिटिंग के बाद डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण होता है तो उसमें टोटल एनर्जी चेंज क्या आता है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, वो होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, जब डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है T2G और EG ऑर्बिटल्स के मध्य, तो T2G और EG ऑर्बिटल्स के मध्य का जो एनर्जी डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम डेल्टा या 10 dq के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा की वैल्यू जो होती है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाती है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड व्हाट इज़ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हाउ वी कैन कैलकुलेट CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी उसके बारे में स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जाएंगे या हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे, कब किस तरह से जाएंगे, ये लिगेंड्स पे भी डिपेंड करता है, लिगेंड किस टाइप का है, उनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी या हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, इस सब का अध्ययन हम कल करेंगे। थैंक यू।